नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना आज का टॉपिक है खाद एवं उर्वरक। एवं जैव उर्वरक। सबसे पहले डिस्कस करते हैं खाद और उर्वरक। खाद होता है कोई भी जिसको अपन अपनी खाद कह सकते हैं या जीवांश खाद कह सकते हैं। कार्बनिक खाद या जीवांश खाद। खाद्य जितनी भी होती है ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। दोनों के अंदर कंपेयर करके पढ़ेंगे। जो खाद्य हैं वो कार्बनिक पदार्थ हैं और उर्वरक होंगे वो रासायनिक पदार्थ हैं। जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनसे सभी प्राथमिक पोषक तत्व जो पौधों को प्राप्त होते हैं, सभी प्राथमिक पोषक तत्व। लेकिन जो रासायनिक पदार्थ यानी उर्वरक हैं उनसे एक या दो प्राथमिक पोषक तत्व ही पौधों को प्रदान होते हैं। इसके अलावा कार्बनिक पदार्थों के द्वारा या कार्बनिक खादों के द्वारा अन्य जो पोषक तत्व हैं वो भी पौधों को प्रदान होते हैं। तो खादें क्या हुई? ये कार्बनिक पदार्थ हैं और जिनको अपन कहते हैं जीवांश पदार्थ भी कहा जाता है। इसका अर्थ होगा कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो पादप और जंतुओं के अवशेष होते हैं। दोनों पादप और जंतु अवशेष, पादपों के अवशेष हो सकते हैं और जंतुओं के अवशेष हो सकते हैं, जिनके इनके विच्छेदन से जो पदार्थ प्राप्त होता है वो खाद कहलाता है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों को एक या दो प्राथमिक पोषक तत्व प्रदान करते हैं और इनको जो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं यानी कि जो कल कारखाने होते हैं उनको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, पौधों को एक या दो ही पोषक तत्व प्रदान करते हैं, उनको उर्वरक कहा जाता है। इसके बाद में आता है आपका जैव उर्वरक। जैव उर्वरक वे जीव जो पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं, चाहे वो घोलक के रूप में हो या किसी भी रूप में, अवशोषक के रूप में, उनको जैव उर्वरक कहा जाता है। यानी कि वे जीव जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं वे जैव उर्वरक कहलाते हैं। इसके बाद में आता है आपकी, वापस लेते हैं इसको, खादों के अंदर सबसे पहले बात करते हैं कार्बनिक खादें। तो खादों को अपन दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक आती है आपके स्थूल कार्बनिक खादें, स्थूल कार्बनिक खादें, और दूसरी होती है सांद्रित कार्बनिक खादें। सांद्रित कार्बनिक खादें, यहाँ दो चीजें पाई जाती हैं, दोनों को अलग करने का। यहाँ पर स्थूल और सांद्रित, एक होगा आपके कार्बनिक पदार्थ और दूसरा आता है आपके पोषक तत्व या पोषक तत्वों की सांद्रता। जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं उन कार्बनिक पदार्थों में जिनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा पाई जाती है वे कहलाते हैं स्थूल, जिनको अपन बल्कि भी कहते हैं, लेकिन उनमें पोषक तत्वों की सांद्रता होती है वो कम होती है। इसके विपरीत जो आपकी सांद्रित कार्बनिक खादें होती है, सांद्रित कार्बनिक खादों में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा तो कम होती है लेकिन पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इसका अर्थ कह सकते हैं कि स्थूल कार्बनिक खादें, जिनको अपन बल्कि भी बोलते हैं, स्थूल कार्बनिक खादें वे खादें होती हैं जिनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा प्रचुर होती है लेकिन पोषक तत्व कम सांद्रता में पाए जाते हैं। इसके विपरीत सांद्रित जो कॉन्सेंट्रेट है उनके अंदर वे कार्बनिक खादें जो जिनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा तो अल्प होती है लेकिन पोषक तत्व अधिक सांद्रता में पाए जाते हैं, यानी कि जिनसे अधिक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं उनको कहेंगे सांद्रित। अब इनके अंदर इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो आपका जैसे FIM है, गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, कंपोस्ट के बाद में आपका हरी खाद है, ये सभी आपके किस में आते हैं? स्थूल कार्बनिक खादों के अंदर। इसके विपरीत आपके सांद्रित कार्बनिक खादों के अंदर आपकी जितनी भी खलियां हैं, केक्स जिनको अपन कहते हैं, खलियां, सभी की खलियां, और खलियों के अलावा आपके बोन मील यानी कि हड्डी का चूरा, बोन मील। फिर इसके बाद में आता है ब्लड मील यानी कि रक्त का चूरा। इसके बाद में है फिश मील यानी कि मछली की खाद। ये सभी किसके अंदर आती हैं? आपके सांद्रित में, यानी कि सांद्रित के अंदर जिनमें कार्बनिक पदार्थ कम मात्रा में होता है लेकिन उनके अंदर पोषक तत्व अधिक सांद्रता में पाए जाते हैं, वे सभी
आपके सांद्रित के अंदर आती हैं, और जिनके अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा प्रचुर होती है लेकिन पोषक तत्व कम होते हैं, वे सभी आपके स्थूल कार्बनिक खादें कहलाती है। स्थूल कार्बनिक खादों के अंदर पोषक तत्व कम प्राप्त होते हैं लेकिन उनके द्वारा मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में दिया जा सकता है। इसके बाद में आता है आपके खादों के अंदर FIM। सबसे पहला आपके FIM है, इसको कहते हैं फार्म यार्ड मैनर, यानी कि गोबर की खाद। इसमें सबसे पहला ही जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन आता है इसके अंदर आपके कि FIM के अवयव, यानी कि गोबर की खाद के अवयव कौन कौन से होते हैं। तो अवयवों के अंदर आपके सबसे पहले जो आता है वो आता है पशुओं का गोबर, उसके बाद में आता है आपके पशु मूत्र, और एक आता है आपके बिछावन, जो बिछावन प्रयोग की जाती है वो। इस तीनों के द्वारा ये तीन गोबर की खाद के अवयव होते हैं। और अगर इसमें आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की सांद्रता पूछी जाती है, तत्व पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर FIM में नाइट्रोजन 0.5% होता है और फास्फोरस 0.25% होता है और पोटेशियम है वो 0.5% होता है। तो आपकी नाइट्रोजन और पोटेशियम 0.5% पाए जाते हैं और फास्फोरस होता है वो 0.25% होता है। FIM तैयार करने की विधियां, मेथड्स हैं। मेथड्स के अंदर सबसे पहले अपने आता है परंपरागत, दूसरा है आपके ट्रेंच विधि, ट्रेंच विधि। इसमें एक संशोधित गड्ढा विधि भी आती है, उसके अंदर गड्ढे तैयार किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रेंच विधि और एक परंपरागत विधि। परंपरागत विधि का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, अपने यहाँ भारत के अंदर सर्वाधिक प्रचलित है, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित होने के बावजूद ये दोषपूर्ण विधि है। और दोषपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर जितने भी पशुपालक या किसान होता है वो सीधा जो पशुओं का गोबर होता है उसको खुले के अंदर डाल देता है, और नमी कम होने के कारण से उसमें सड़न नहीं हो पाता, और साथ में उसके पोषक तत्व हैं वो वोलेटाइल होने के कारण से उसके अंदर पोषक तत्वों की भी हानि होती है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित है, मोस्टली अपने यहाँ पर किसान, भारत के अंदर किसान इसी विधि का प्रयोग करते हैं। दूसरी विधि आती है आपके ट्रेंच विधि, नाली विधि। इसका विकास किया था CN आचार्य ने। आचार्य ने ये विधि विकसित की। इसमें जो गोबरी खाद तैयार की जाती है वो ट्रेंच, नालियों के अंदर तैयार की जाती है। नालियों की लंबाई 6 से 8 फीट रखी जाती, 6 से 8 मीटर रखी जाती है, और मोस्टली अगर दोनों चीजें आती है तो आपको करना है 6। तो यहाँ पर 6 से 8 मीटर की नालियां तैयार की जाती है। नालियां तैयार करने के बाद में इसके अंदर दो नालियां एक साथ तैयार की जाती है। जैसे ही आपको एक सिरे से, अगर आपको FIM तैयार करनी है तो एक सिरे से उसके अंदर गोबर भरा जाता है। उसके 6 भाग करने के बाद एक सिरे को भरते हैं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, इसके बाद में एक के बाद एक सिरे को भरा जाता है। एक सिरे को, एक भाग को भरने में 15 दिन लगते हैं, और संपूर्ण ट्रेंच जो आपके 6 मीटर से 8 मीटर की जो ट्रेंच है उसको भरने में 3 माह का समय लगता है। इसके बाद में इसी के पैरेलल जो दूसरी ट्रेंच होती है उसमें भी यही विधि अपनाते हैं। उसमें एक भाग को भरते हैं, फिर उसके बाद दूसरे भाग को, इसके बाद तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाग को भरा जाता है। जब ये ट्रेंच यहाँ पर पूरी भर जाती है तो जो पहली ट्रेंच है उस ट्रेंच में से गोबरी खाद तैयार हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इसको भरने के बाद यहाँ पर इसको 3 माह का समय हो जाता है, और 3 माह में FIM पूर्णतया तैयार हो जाती है। तो इसका FIM है, इसको निकाल कर खाली कर लेते हैं और पुनः इस ट्रेंच को भरना शुरू कर देते हैं। तो एक के बाद एक ट्रेंच भरी जाती है। यह विधि सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों का ह्रास नहीं होता, पोषक तत्वों का नुकसान नहीं होता, और दूसरा इसके अंदर सड़न अच्छी तरीके से होता है। और यह विधि, इस विधि का विकास किया था वो था CN आचार्य। इसके बाद में दूसरा आता है आपके कंपोस्ट।
कंपोस्ट, सबसे पहले कंपोस्ट के अंदर ये आपके अगर पोषक तत्व पूछे जाते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो नाइट्रोजन। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि कंपोस्ट दो प्रकार की होती है, एक आपके फार्म कंपोस्ट और दूसरी होती है आपके टाउन कंपोस्ट। फार्म कंपोस्ट जो फार्म अवशेष होते हैं उनके द्वारा तैयार की जाती है, लेकिन टाउन कंपोस्ट के अंदर जो शहरी कूड़ा होता है उसके द्वारा तैयार की जाती है। इसलिए जो टाउन कंपोस्ट होती है, टाउन कंपोस्ट में आपके पोटेशियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। नॉर्मली अगर पूछा जाता है तो सिंपली ध्यान रखना है, इसके अंदर नाइट्रोजन 1.5%, फास्फोरस 1% और दूसरा इसके बाद में आता है पोटेशियम। यहाँ पर पोटेशियम के अंदर ध्यान रखना है 0.5% भी आता है, और दूसरा है वो आपके अगर टाउन कंपोस्ट की बात करते हैं तो 1%। तो टाउन कंपोस्ट में अलग से पूछा जाता है तो पोटेशियम 1% बताना है, और अगर डायरेक्टली पूछा जाता है उसके अंदर फार्म कंपोस्ट या टाउन कंपोस्ट नहीं आता है, उस केस में आपके पास पोटेशियम है वो 0.5% बताना है। फार्म कंपोस्ट के अंदर फार्म अवशेष के अंदर सभी वो तत्व यानी कि फसलों के अवशेष हो सकते हैं, फसलों के अवशेष के साथ में खरपतवार हो सकते हैं, वो सभी काम में ले जाते हैं। लेकिन टाउन कंपोस्ट में शहरी कूड़ा करकट, जितना भी शहरी कूड़ा करकट होता है वो सारा काम में लिया जाता है। अब आता है कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग एक प्रक्रम होता है, कंपोस्ट तैयार होता है, कंपोस्ट तैयार होने का जो प्रोसेस है, प्रक्रम है, वो कंपोस्टिंग कहलाता है। कंपोस्टिंग किसको कहेंगे, तो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपोस्टिंग एक जैव रासायनिक, जैविक प्रक्रम तो है ही, लेकिन दूसरा रासायनिक प्रक्रम भी है, तो ये क्वेश्चन उसके आता है जैव रासायनिक प्रक्रम। जैव रासायनिक इसलिए है क्योंकि जितना भी कार्बनिक पदार्थ है उसका विच्छेदन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, और उसके अंदर जो रासायनिक पदार्थ बनते हैं वो एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते हैं, तो जैव रासायनिक प्रक्रम हो गया। और यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव जो विच्छेदन कर रहे हैं वो वायवीय हो सकते हैं और अवायवीय, दोनों ही प्रकार के सूक्ष्म जीवों के द्वारा विच्छेदन होता है, तो वायवीय तथा अवायवीय जीवों के द्वारा। और विच्छेदन किसका हो रहा है, कार्बनिक पदार्थ का विच्छेदन हो रहा है, और जो पदार्थ बन रहा है वो पदार्थ सड़ने के बाद में या अपघटन के बाद में, अपघटन कह दो या विच्छेदन, उसके बाद में जो पदार्थ बनता है वो पदार्थ आपका क्या कहलाता है, कंपोस्ट। तो कंपोस्टिंग क्या हुआ, कंपोस्टिंग एक जैव रासायनिक प्रक्रम है जिसमें सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक पदार्थ का विच्छेदन होता है, और इस विच्छेदन के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है वो पदार्थ कंपोस्ट कहलाता है। इसके बाद में आता है कंपोस्टिंग के लिए, कंपोस्ट के अंदर आपके पोषक तत्व हो गए। कंपोस्टिंग कैसे हुआ, तो कंपोस्टिंग जैव रासायनिक प्रक्रम हो गया, सूक्ष्म जीवों के द्वारा विच्छेदन हो रहा है, सूक्ष्म जीव वायवीय और अवायवीय दोनों तरह के होते हैं, और कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से कंपोस्ट का निर्माण होता है। दूसरी चीज इसी के अंदर विधियां, कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा कंपोस्ट तैयार करते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विधियों के अंदर नॉर्मली वैसे 4 विधियां पढ़ते हैं, लेकिन अपने 3 ही विधियां काम में ली जाती है जो अपन आती है, क्योंकि एक विधि अपने यहाँ नहीं होती, लेकिन उसको भी अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं आपके इंदौर विधि, इसके बाद में दूसरी विधि आती है वो है आपके बेंगलोर विधि, तीसरी विधि है वो है आपके नेडेफ विधि, और चौथी विधि है वो है आपके एडको विधि। सबसे पहले तो इसके अंदर पूछा जाता है किस विधि का विकास किसने किया, किसके द्वारा वो विकसित की गई। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंदौर विधि की। इंदौर विधि का आविष्कार किया हार्वर्ड एवं डीवार्ड ने। इसके बाद में बेंगलोर विधि का आविष्कार किया जिसने FIM तैयार करने की ट्रेंच विधि विकसित की थी CN आचार्य ने। इसके बाद में नेडेफ विधि, ये एक महाराष्ट्र का किसान था जिसका नाम था नेडेफ काका, इसके द्वारा ये बताया गया विकसित की गई। और एडको, ये आपका हचिंसन एवं रिचर्ड्स
हचिंसन एवं रिचर्ड्स के द्वारा ये विकसित की गई। अब एडको विधि अपने यहाँ भारत में प्रचलित नहीं है। भारत में प्रचलित इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर अपने पास में जो एडको पाउडर इसमें काम में लिया जाता है, वो एडको पाउडर अपने पास में उपलब्ध नहीं है। एडको पाउडर उपलब्ध नहीं होने के कारण से अपने यहाँ विधि काम में नहीं ली जाती है। एडको क्या है? ये आपके एक इंग्लैंड की कंपनी है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंपनी, उसके द्वारा एक पाउडर तैयार किया गया जो कि कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन में सहायक होता है। एडको पाउडर उपलब्ध नहीं होने के कारण से अपने यहाँ ये विधि प्रचलित नहीं है। दूसरा, यहाँ पर भारत में तापमान ज्यादा होने के कारण से एडको पाउडर के द्वारा या इसका विच्छेदन अच्छे से नहीं हो सकता, तो यहाँ पर यह विधि प्रचलित नहीं है। इसके बाद में आता है आपके इंदौर विधि और बेंगलोर विधि। नेडेव विधि के अंदर कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र के किसान नेडेव काका ने यह बताया कि जो कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन के लिए जो गोबर का घोल काम में लिया जाता है, उसकी जगह अधिकतम गोबर प्रयोग किया जाए तो कंपोस्ट तैयार अच्छे से किया जा सकता है। इसके बाद में आता है इंदौर और बेंगलोर विधि। इन दोनों विधियों के अंदर सर्वोत्तम विधि है आपके बेंगलोर विधि। अब ये सर्वोत्तम विधि, एक में जो ड्रॉबैक्स हैं वो दूसरी में नहीं है, इसके कारण से ये विधि सर्वोत्तम होती है। दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले आता है इंदौर विधि। इंदौर विधि के अंदर यहाँ पर जो ढेर बनाया जाता है कंपोस्ट तैयार करने के लिए, जो आपके परम अवशेष हैं या जो भी कार्बनिक पदार्थ लेते हैं उसकी एक परत बनाते हैं, उसके बाद में उसको पानी के द्वारा नम करने के बाद उसके ऊपर गोबर का घोल छिड़का जाता है। उसके बाद में पुनः वो कार्बनिक पदार्थ की परत बनाते हैं, एक के बाद एक परत बनाते हैं और उसके अंदर सड़न होता है। इस ढेर को इंदौर विधि के अंदर ढेर की पलटाई की जाती है। अब ढेर की पलटाई इसके अंदर की जाएगी तो यहाँ पर दो चीजें आती हैं। एक, ढेर की पलटाई के अंदर लेबर लगेगा, यानी कि एक तो श्रम का व्यय होगा, दूसरा पानी की अधिक आवश्यकता होती है, और तीसरा पोषक तत्वों की हानि। तीन चीजें हो रही है। नंबर एक, आपके उसके अंदर श्रम लग रहा है, दूसरा पानी वेस्ट हो रहा है, तीसरा पोषक तत्वों की हानि हो रही है क्योंकि ढेर की पलटाई की जाती है। लेकिन बेंगलोर विधि के अंदर ढेर की पलटाई नहीं करनी होती है, और अगर ढेर की पलटाई नहीं करनी होती है उसके कारण से जो तीन नुकसान हो रहे थे वो नहीं होते हैं। जैसे, क्योंकि ढेर की पलटाई नहीं करेंगे तो उसके अंदर अपने लेबर नहीं लगेगा, लेबर, और साथ में उसके अंदर वापस पानी छिड़कना नहीं पड़ेगा और पोषक तत्वों की हानि नहीं होगी। और इसीलिए बेंगलोर विधि है, ढेर की पलटाई नहीं होने के कारण से ये सर्वोत्तम विधि होती है। इसमें इंदौर विधि के अंदर ढेर की पलटाई की जाती है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि ढेर की पलटाई कब करते हैं, तो सबसे पहले ओके जैसे ही आप ढेर बनाते हो उसके अंदर 2 सप्ताह बाद, तो पहला तो आ जाएगा 2 सप्ताह या 15 दिन, और फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड पलटाई कब होगी? पहली के 2 सप्ताह बाद। तो पहली के 2 सप्ताह बाद क्या हो जाएगा? वो भी वापस आपके 2 वीक के 2 या 2 सप्ताह के 2 या 15 दिन। और तीसरी पलटाई, यानी कि 3 पलटाइयां की जाती है। तीसरी पलटाई के लिए पूछा जाता है तो यहां पर यह ध्यान रखना है, वही दूसरी के 15 दिन बाद में, यानी कि 2 सप्ताह बाद में करते हैं। परंतु यहां पर अगर पहली पलटाई के बाद पूछा जाता है तो पहली पलटाई के बाद में कितना आ जाएगा? 1 माह के बाद। तो और इनके अंदर तो पहली पलटाई के कितने दिन बाद या दूसरी पलटाई के कितने दिन बाद? तो पहली पलटाई के 1 माह बाद पलटाई की जाती है। तो 3 पलटाइयां होती है इंदौर विधि के अंदर। बेंगलोर विधि के अंदर पलटाई नहीं की जाती। पलटाई नहीं करने के कारण से श्रम लेबर नहीं लगती, पानी व्यर्थ नहीं होता और पोषक तत्वों की हानि नहीं होती, इसलिए ये सर्वोत्तम विधि है। और नेडेफ विधि महाराष्ट्र के किसान नेडेफ काका के द्वारा तैयार की गई थी। एडको विधि हचिंसन व रिचर्ड्स के द्वारा विकसित की गई थी, लेकिन अपने यहाँ पर ये प्रचलित नहीं है। और ये विधि केवल इंग्लैंड में प्रचलित है, केवल इंग्लैंड में ही यह विधि प्रचलित है, अपने यहाँ पर प्रचलित नहीं है। ये होगी आपके दो अपन कंपोस्ट तैयार करते हैं, कंपोस्ट तैयार करने की विधियां। इसके बाद में अगली जो कार्बनिक खाद आती है, अगली कार्बनिक खाद आती है आपके हरी खाद, ग्रीन मैन्यूरिंग।
ग्रीन मैन्यूरिंग। ग्रीन मैन्यूरिंग का अर्थ होता है फसल को मृदा में दबा देना, फसल को मृदा में दबा देना, और उसके सड़न के बाद में जो तैयार होती है उसको कहा जाता है हरी खाद। अब हरी खाद दो तरीके से तैयार की जाती है, एक होता है आपके इन सिटू, एक होता है आपके एक्स सिटू। इन दोनों का अर्थ ये होता है इन सिटू उसी खेत में जिसके अंदर हरी खाद तैयार करनी है, जिसके अंदर हरी खाद मिलाई जानी है, उसी खेत में मृदा में फसल को दबाना, उसी खेत में फसल को दबा देना जिसके अंदर हरी खाद मिलाई जानी है, उसको कहा जाता है इन सिटू। यहाँ एक्स सिटू का अर्थ होता है दूसरी जगह से पत्तियां लाकर। तो दूसरी जगह से अगर पत्तियां लेके आ रहे हैं, दूसरी जगह से कहां से लेके आएंगे, जंगल से, दूसरी जगह से पत्तियां लाकर मिलाई जाती है, तो यहाँ पर इसमें पत्तियों के कारण से इसको कहा जाता है ग्रीन लीफी मैन्यूरिंग, यानी कि हरी पत्तेदार खाद। और जो दूसरी जगह से यानी कि जंगल से जो लेके आते हैं, इसके अंदर आपके नीम, दूसरा है आपके करंज, सुबबूल, इनकी पत्तियां लाकर मृदा के अंदर दबाई जाती है, उसे कहते हैं एक्सी2। और उसी खेत में जिसमें हरी खाद तैयार करनी है, जिसके अंदर मिलानी है, उसी में आपके खेत के अंदर हर फसल को दबा देना, वो कहलाता है इन सिटू। और मुख्यतः जो हरी खाद तैयार करते हैं, हरी खाद वो इन सिटू विधि के द्वारा की जाती है। और इन सिटू में फसलों को बोने के बाद सबसे अगला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर पूछा जाता है मृदा में कब दबाया जाता है। तो मृदा में दबाने का सर्वोत्तम समय होता है फ्लावरिंग। फ्लावरिंग इसलिए क्योंकि पौधों में या फसलों के अंदर एक बार वृद्धि होने के बाद जैसे ही पुष्पन प्रारंभ होता है, उसके बाद में वानस्पतिक वृद्धि नहीं होती, और अधिकतम वानस्पतिक वृद्धि हो चुकी होती है जब फ्लावरिंग शुरू होता है। तो फ्लावरिंग यानी कि पुष्पन से पूर्व अगर दोनों चीजें आती है, जैसे ही पुष्पन शुरू होता है, पुष्पन के समय फ्लावरिंग आ सकता है उसके अंदर, या पुष्पन से पूर्व आ सकता है, तो पुष्पन के समय मृदा के अंदर दबाया जाता है। इसके बाद में आपके इन सिटू में जो जितनी भी फसलें काम में ली जाती हैं, तो सबसे पहले अपने को ये देखना है फसलों को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। दो भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। दो भाग कौन से होंगे, एक आता है आपके एक है आपके दलहनी और दूसरा होगा अदलहनी। दलहनी और अदलहनी। कभी कभी ये देखा जाता है कि इसमें लिखा हुआ होता है दाल वाली और बिना दाल वाली, कभी कभी लिखा होता है फलीदार या बिना फलीदार। तो फलीदार नहीं लिखेंगे, अपने लिखेंगे दलहनी, क्योंकि अपने को जो मृदा के अंदर हरी खाद के रूप में जो प्रयोग करना है, वो वे फसलें होती हैं जो खुद नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं और ग्रोथ करती है। तो यहाँ पर दलहनी फसलों के अंदर हरी खाद के लिए सर्वोत्तम फसलें हैं, वो सबसे पहले आता है आपके सनई, फिर उसके बाद में आता है आपके डेचा, फिर इसके बाद में आपके गंवार, और इसके बाद में आता है आपके लोबिया। ये चार फसलें हैं। तो सर्वोत्तम फसल होगी या हरी खाद के लिए सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम तो कौन सी हुई आपके सनई। इसके बाद में डेचा का अपन ने जब उसके अंदर डिस्कस किया था लवणीय और क्षारीय मृदाओं में, तो लवणीय और क्षारीय मृदाओं में देखा था कि लवणीय क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम फसल कौन सी होगी। तो लवणीय क्षेत्रों के अंदर अपन ने लिखा था डेचा हरी खाद के लिए सर्वोत्तम फसल है। इसके बाद में आपका गंवार और उसके बाद में लोबिया। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है और कितना मृदा के अंदर देती है। तो जितनी भी फसलें होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन फसलों के अंदर 150 से अधिक 150 किलोग्राम से अधिक स्थिरीकृत होता है, लेकिन कितना मृदा के अंदर, क्योंकि वो खुद यूज करने के बाद में कितना मृदा के अंदर देती है, तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है। पहले सनई, फिर डेचा, गंवार और लोबिया। तो यहाँ पर सनई के लिए अपने को करना है 80 किलोग्राम, फिर उसके बाद में डेचा के अंदर 75 किलोग्राम, इसके बाद में आपका गंवार है, यहाँ पर आ जाएगा 70 किलोग्राम, और लोबिया है उसमें आ जाएगा आपके
65 किलोग्राम नाइट्रोजन मृदा में प्रदान करती है। इसके बाद में जो फसलें हैं अदलहनी, अदलहनी फसलें कौन सी काम में लेते हैं? तो जितनी भी हरी खाद के लिए जो फसलें काम में ली जाती है, हरी खाद के लिए फसलें, खरीफ वाली फसलें काम में लेते हैं, क्योंकि मृदा के अंदर सड़न अच्छे से हो जाए, नमी पूर्णतया बनी रहे। तो खरीफ के अंदर आपके जिसके अंदर बायोमास कह सकते हो या वानस्पतिक भाग ज्यादा होते हैं या बहुत ज्यादा ग्रोथ करती हैं, तो वो फसलें आ जाएगी आपके ज्वार, मक्का, बाजरा। इन फसलों को हरी खाद के लिए काम में लिया जाता है। तो हरी खाद के लिए दो प्रकार हुआ, एक आपके आ गया इन सिटू, दूसरा एक्स सिटू। इन सिटू का अर्थ है जिस फसल को, जिस खेत में आपको हरी खाद मिलानी है उसी खेत के अंदर फसल की बुआई कर देना, और बुआई करने के बाद में उसको मृदा के अंदर पुष्पन के समय मृदा के अंदर दबा देना, तो वो कहलाता है आपके इन सिटू। दूसरा आता है आपके एक्स सिटू। एक्स सिटू के अंदर क्या होगा, जंगल से या दूसरी जगह से नीम, करंज या सुबबूल की पत्तियां लाकर मृदा के अंदर दबाना, वो क्या कहलाता है आपके एक्स सिटू। एक्स सिटू का अर्थ हो जाएगा दूसरी जगह से लाकर, पत्तियां लाकर दबाना, और इसीलिए इसको कहा जाता है ग्रीन लीफी मैन्यूरिंग, यानी कि हरी पत्तेदार खाद। अदलहनी फसलें हैं वो कभी रेयर केस में काम में लेते हैं, अदरवाइज काम में नहीं लिया जाता है। मेनली जो काम में लेते हैं वो होती हैं आपके दलहनी फसलें। ये था आपके, इसके अंदर ये थे आपके सारी कार्बनिक खादें। कार्बनिक खादों के बाद आता है आपके उर्वरक। उर्वरकों के अंदर अपने देखा था, उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनको कृत्रिम रूप से कल कारखानों में तैयार किया जाता है। तो रासायनिक पदार्थ है, पौधों को एक या दो पोषक तत्व प्रदान करता है और कृत्रिम रूप से इसको तैयार किया जाता है। सबसे पहले इसके अंदर इसका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन में पोषक तत्व जो प्रदान करता है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो नाइट्रोजन प्रदान करेगा उसको कह देंगे नाइट्रोजनीय उर्वरक, और जो फास्फोरस प्रदान करेगा उसको कह देंगे फॉस्फेटिक, और जो पोटास प्रदान करेगा उसको पोटासिक। तो नाइट्रोजनीय उर्वरकों को फिर डिवाइड किया जाता है, उसके अंदर नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है उसके आधार पे नाइट्रोजन वाले उर्वरकों को डिवाइड किया जाता है। तो इसके अंदर आपके आता है एक जिसमें अमोनियम के रूप में होता है, तो अमोनिकल एक। दूसरा जिसमें नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन पाई जाती है, तो नाइट्रेटिक। और तीसरा आता है आपके अमोनियम व नाइट्रेट, दोनों रूप इसमें पाए जाते हो वे उर्वरक। और तीसरा आपके आता है एमाइड। सभी उर्वरकों को आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि उसमें जो चीज लगी हुई होती है उसके नाम में वो लिखा हुआ होता है। लेकिन एमाइड का क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि एमाइड, और यूरिया का पूछा जाता है, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होती है वो एमाइड के रूप में होती है। तो सिंपली जैसे अगर आपको ये कहा जाता है कि अमोनिकल कौन से उर्वरक है या अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है, तो अमोनियम सल्फेट अगर आप कहोगे, यहां पर आपने कहा अमोनियम सल्फेट, तो यहां पर इसमें लिखा हुआ है कि इसमें नाइट्रोजन है वो किस रूप में है, अमोनियम के रूप में है। अगर आपके यहां पर लिखा जाता है जैसे इसके अंदर आ जाएगा सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट इसमें अगर आपको पूछा जाता है तो अपने को पता है आगे लिखा हुआ है नाइट्रेट, तो इसमें किस रूप में पाई जाती है, नाइट्रेट के रूप में। फिर आता है आपके अमोनियम नाइट्रेट दोनों रूपों में, तो जैसे आपके CaN पहले भी डिस्कस किया था, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तो यहां पर अमोनियम भी है और दूसरा नाइट्रेट भी है। तो ये भी बता सकते हैं कि इसके अंदर अमोनियम और नाइट्रेट दोनों रूपों के अंदर पाई जाती है, यानी कि तीनों में ही जहां पर जिस उर्वरक का नाम होता है उसमें या तो अमोनियम लगा हुआ होगा या नाइट्रेट लगा हुआ होगा, और या फिर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की बात करें या इसके अंदर तो आपके अमोनियम और नाइट्रेट दोनों होगा। एमाइड इसके बाद में आता है, यह एमाइड यूरिया के लिए पूछा जाता है क्योंकि यूरिया के अंदर अपने को यह पता नहीं चलता कि इसमें नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है। तो यहां पर यूरिया में जो नाइट्रोजन होगी वो किस रूप में होता है, एमाइड के रूप में पाया जाता है। एक आता है आपके कैल्शियम साइनेमाइड, ये भी इसके अंदर भी
नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है, एमाइड के रूप में पाई जाती है। इसके बाद में दूसरा आता है आपके फॉस्फेटिक, फास्फोरस वाले यानी कि जो फास्फोरस प्रदान करते हैं, तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स को भी 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला जो आता है आपके वो आता है जल विलय, दूसरा आता है आपके सिट्रिक अम्ल में विलय, सिट्रेट विलय, और तीसरा जो ग्रुप आता है वो आता है दोनों जल व सिट्रेट में अविलय, जल व सिट्रेट दोनों में अविलय। और ये चीज पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, जल व सिट्रेट दोनों के अंदर आ जाएगा, यहां आएगा आपके रॉक फॉस्फेट, आ जाएगा यहां पर रॉक फॉस्फेट जो पूछा जाता है। और जल के अंदर विलय, जल के अंदर विलय होगा, और यहाँ पर अपने वो सभी उर्वरक जो अपने यहाँ पर काम में लिए जाते हैं, जिसे आपके आ जाएगा सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट और ट्रिपल सुपर फास्फेट, और एक आता है आपके DAP यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट। और यहां पर सिट्रेट के अंदर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके, यहां डाई अमोनियम फास्फेट आया है, यहां आ जाएगा आपके कैल्शियम अमोनियम फास्फेट। तो फास्फेटिक फर्टिलाइजर 3 भागों में डिवाइड हो गए। इसके बाद में आपके आता है पोटास वाले, तो पोटास वाले उर्वरकों को तीसरा ग्रुप आ गया, तीसरा आ गया पोटासिक। पोटासिक के अंदर लिखा हुआ आता है कि इनको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये उर्वरक 2 ही हैं, जिनको बोल सकते हैं कैसे भी। पहला आता है आपके KCl और एक होता है आपके K2SO4। पहला होगा पोटेशियम क्लोराइड और एक आ जाएगा आपके पोटेशियम सल्फेट। अब कई जगह लिखा हुआ आता है क्लोराइड वाले पोटासिक उर्वरक और सल्फेट वाले पोटासिक उर्वरक, तो सिंपल, एक तो आपके क्या है, एक एग्जाम्पल तो ये है K2SO4 और एक है आपके KCl। जो आपका पोटेशियम क्लोराइड है उसको कहा जाता है MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास, और जो आपका पोटेशियम सल्फेट है उसको कहा जाता है SOP यानी कि सल्फेट ऑफ पोटास। और मोस्टली MOP का ही प्रयोग किया जाता है। MOP का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि एक तो पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है MOP के अंदर, और क्योंकि यहाँ पर जो पोटेशियम होगा वो 60% होता है, लेकिन यहाँ पर इसमें होता है वो 50% ही होता है। दूसरी चीज, यहाँ पर दोनों ही उर्वरक, पोटासिक उर्वरक हैं, वो अपने टोटली इंपोर्टेड है यानी कि पूर्णतया आयातित है। तो जो आयातित उर्वरक है उनमें जिसमें चीपर है वो कौन सा है, यानी कि सस्ता होगा, वो कौन सा है, पोटेशियम क्लोराइड है। दूसरा, इसके अंदर पोषक तत्व भी अधिक मात्रा में है, पोटेशियम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा पोटेशियम क्लोराइड यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास का ही प्रयोग किया जाता है, और पोटेशियम सल्फेट का रेयर केस में प्रयोग करते हैं। अब एक चीज, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर, बहुत बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है वे उर्वरक जो सोलेनेसी की फसलों में, या हो सकता है कि सिंपली आपको डायरेक्टली ये भी दे दिया जाए कि तंबाकू में है, प्रयोग नहीं किया जाता, जितने भी आलू के अंदर प्रयोग नहीं किया था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको सोलेनेसी की, और क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, सोलेनेसी की फसलों में कौन सा पोटासिक उर्वरक प्रयोग किया जाता है और सोलेनेसी की फसलों में कौन सा पोटासिक उर्वरक प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सोलेनेसी की फसलों में, सोलेनेसी कुल की फसलों में अब प्रयोग क्या करते हैं, आपके SOP प्रयोग किया जाता है। SOP प्रयोग क्यों किया जाएगा, क्योंकि रीजन पूछा जाता है SOP का, तो आपको बताना है कि यहां पर जो अगर आप पोटेशियम क्लोराइड प्रयोग करोगे, इसमें जो क्लोराइड होता है, और दूसरा, इसी को दूसरा रूप में कैसे पूछ सकता है, MOP का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो MOP का प्रयोग नहीं करते क्योंकि क्लोराइड क्या कर देता है, दोनों चीजें आएगी, एक गुणवत्ता और दूसरा आता है भंडारण, दोनों ही क्षमता को खराब कर देता है। अब आपके पूछा जाता है कि क्लोराइड के कारण से, अगर जैसे मान लो गुणवत्ता की बात करते हैं, तो तंबाकू के अंदर जो जलने की क्षमता है,
तंबाकू की पत्तियां जो धीरे धीरे जलती है, जलने की क्षमता है वो खराब हो जाएगी, यानी कि तंबाकू की पत्तियां जो स्लो बहुत धीरे धीरे जलती हैं वो कागज की तरह जलना शुरू कर देगी, तो जलने की क्षमता यानी कि उसकी गुणवत्ता खराब हुई। अगर आलू के अंदर पूछा जाता है तो आलू के अंदर क्या हो जाता है, क्लोराइड के कारण से उसकी भंडारण क्षमता कम हो जाती है। तो सोलेनेसी की कुल की फसलों में पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश या पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि क्लोराइड के कारण से उनकी गुणवत्ता व भंडारण क्षमता खराब हो जाती है। एक क्वेश्चन और आता है आपके नाइट्रोजन वालों में कि धान के पौधों में, धान में कौन से नाइट्रोजन वाले उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। तो धान में नाइट्रोजन वाला पूछे तो आपको ध्यान रखना है अमोनिकल, यानी कि जो अमोनियम वाले हैं उन उर्वरकों का ही प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि धान का पौधा अमोनियम के रूप में ही नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, इसलिए उसके अंदर अमोनिकल का प्रयोग किया जाता है। सोलनेसी की कुल की फसलों में पोटासी का पूछा जाता है तो सल्फेट का किया जाता है, क्योंकि क्लोराइड के कारण से गुणवत्ता व भंडारण क्षमता खराब हो जाती है। इसके बाद में आता है उर्वरकों का प्रयोग और एक आता है आपके उर्वरकों की मात्रा। दोनों चीजें, उर्वरकों की मात्रा निकालना और उर्वरकों का प्रयोग कैसे किया जाता है। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं उर्वरकों का प्रयोग। तो उर्वरकों का प्रयोग सबसे पहला एक आता है आपकी बेसल ड्रेसिंग, जिसको कहा जाता है, एक आता है टॉप ड्रेसिंग। बेसल ड्रेसिंग का अर्थ होगा बुआई के समय मृदा के अंदर उर्वरक देना, वो बेसल ड्रेसिंग कहलाता है। उसके बाद में आता है टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग का अर्थ होता है खड़ी फसल में उर्वरक देना। और उसके बाद में आता है प्लेसमेंट, यानी कि संस्थापन। संस्थापन के अंदर क्या होता है, जहां पर अपने को उर्वरक देने होते हैं वहां पर उनका प्रयोग करना। तो सबसे पहले अपने आएगा ठोस रूप में। तो ठोस रूप के अंदर एक सबसे पहले आपका एक आ गया टॉप ड्रेसिंग। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। टॉप ड्रेसिंग इसका अर्थ होता है खड़ी फसल में छिटकवा विधि से उर्वरक देना। खड़ी फसल में छिटकवा विधि से उर्वरक देना क्या कहलाता है, टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। फिर इसके बाद में आता है आपके बेसल ड्रेसिंग। बेसल ड्रेसिंग का अर्थ अभी बताया था। बेसल ड्रेसिंग क्या होता है, बुआई के समय, बुआई के समय मृदा के अंदर उर्वरक देना, मृदा में उर्वरकों को मिला देना। एक आता है आपके संस्थापन। संस्थापन का अर्थ होता है जड़ क्षेत्र में उर्वरक डालना, और ये कूड़ संस्थापन भी हो सकता है, आपके कूड़ संस्थापन हो सकता है, पट्टी संस्थापन हो सकता है। संस्थापन का अर्थ ये होता है कि जड़ क्षेत्र में डायरेक्टली उर्वरकों को वहीं पर प्लेस कर देना जहां पर जड़ क्षेत्र है, पौधों के जड़ों के क्षेत्रों के अंदर, उसको कहा जाता है संस्थापन, जिसके अंदर दो होते हैं। आप उसको कूड़ संस्थापन बोल सकते हो। कूड़ के अलावा दूसरा होता है पट्टी संस्थापन। जो फसलें थोड़ी दूरी पर बोई जाती है, यानी कि जिसमें स्पेसिंग ज्यादा रखा जाता है, उनके अंदर ये विधि काम में ली जाती है। इसके बाद में आता है आपके ठोस रूप के बाद में आता है द्रव रूप में। द्रव रूप में भी उर्वरकों का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर सबसे पहले आपके आता है स्टार्टर विलियन। दूसरा आता है पर्णीय छिड़काव। स्टार्टर विलियन, स्टार्टर विलियन का अर्थ होता है प्रारंभिक विलियन। जब आपके कोई भी नर्सरी आप लगाते हो तो नर्सरी से खेत में रोपाई की जाती है, तो रोपाई से पहले, रोपाई से पहले जड़ों को डिप करते हैं, यानी कि जो पौधे नर्सरी से अपन, जिनकी नर्सरी अपन रोपते हैं, खेत के अंदर रोपाई की जाती है और मोस्टली ये सब्जियों के अंदर करते हैं, उनकी जड़ों को पहले विलियन के अंदर वो अपनी इच्छित अनुपात का अपन बना के रखते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश या सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी हो सकता है, उनका प्रयोग उनकी जड़ों को डिप करते हैं, उसके बाद में खेत में रोपाई की जाती है। एक आता है आपके पर्णीय छिड़काव। पर्णीय छिड़काव के अंदर डायरेक्टली फसलों के ऊपर
घोल बनाकर छिड़काव किया जाता है, उसको पर्णीय छिड़काव कहते हैं। और यहाँ पर्णीय छिड़काव में सबसे ज्यादा किन उर्वरकों का होता है, तो आप देखो सभी के अंदर बताता हूं। यहाँ पर आपके नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व, इनका प्रयोग पर्णीय छिड़काव के लिए काम में लिया जाता है। स्टार्टर विलियन के अंदर आपके सभी उर्वरक काम में लिए जा सकते हैं। टॉप ड्रेसिंग के अंदर आपके नाइट्रोजन वाले उर्वरकों का ही प्रयोग किया जाता है। टॉप ड्रेसिंग केवल किसका किया जाता है, नाइट्रोजन वाले। बेसल ड्रेसिंग के लिए सर्वोत्तम कौन से होते हैं, बेसल ड्रेसिंग के अंदर आपके फास्फोरस व पोटास आता है, क्योंकि फास्फोरस व पोटास को अगर टॉप ड्रेसिंग के रूप में देंगे तो उनकी घुलनशीलता व गतिशीलता कम होने के कारण से वो मृदा की सतह पर ही पड़े रहते हैं। जैसे कुछ किसान प्रयोग करते हैं डीएपी का और डीएपी बाद में छिटकते हैं तो वो मृदा की सतह पर पड़ा हुआ रहता है। तो बेसल ड्रेसिंग जो पोटेशियम व फास्फोरस वाले उर्वरक हैं उनको बेसल ड्रेसिंग के रूप में लेते हैं। और जो नाइट्रोजन वाले उर्वरक हैं, नाइट्रोजन की घुलनशीलता और गतिशीलता बहुत ज्यादा है, इसके कारण से अगर उनको मृदा के अंदर पहले से मिला देते हैं तो वो लीचिंग के द्वारा, अपक्षालन के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। इसलिए उनका प्रयोग टॉप ड्रेसिंग के रूप में किया जाता है। यह आ गया उर्वरकों का प्रयोग। इसके बाद में आपके आता है उर्वरकों की मात्रा। उर्वरकों की मात्रा में सिंपल आपको ध्यान रखना है, वैसे दोनों चीजें पूछी जा सकती है, या फिर आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम किसका ही पूछा जा सकता है। एक आपकी डीएपी की मात्रा निकालनी होती है तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अदरवाइज डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। जैसे नाइट्रोजन, तो इसके लिए आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि दो चीजें आपके पास में होगी। एक तो वो देगा कि 1 हेक्टेयर में देना है, 2 हेक्टेयर में देना है या 3 हेक्टेयर में। दूसरा वो दर देगा, उसकी रेट आपके पास में दी हुई होगी। जैसे वो कहेगा कि किसान 100 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर देना चाहता है। और तीसरा आपको जो दिया जाएगा वो होगा आपके उर्वरक का नाम। अब उर्वरक आपके पास में है तो सिंपल जो दी जाने वाली मात्रा है, यानी यहां पर आ जाएगा उर्वरक की मात्रा। जिस उर्वरक का आपको निकालना है, कौन से उर्वरक है वो अपने को दिया हुआ होगा। और उर्वरक के लिए क्या हो जाएगा, दी जाने वाली मात्रा, दर जो आपके उसने बता रखी है, दी जाने वाली मात्रा। और उसके अंदर उर्वरक में पोषक तत्वों की मात्रा। अब उर्वरक कोई समय आता है, इसके अंदर दो चीजें अपने पास में, 3 चीजें अपने पास में होगी। एरिया होगा, दर दी हुई होगी और उर्वरक का नाम होगा। तो दी जाने वाली मात्रा, जैसे मान लो कि उसने बताया अपने यहाँ पर 100 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो वो तो यहाँ पर आ गई। उसके बाद में उर्वरक में तत्व की मात्रा। अब उर्वरक में तत्वों की मात्रा अपने को ध्यान रखनी है कि कौन सा उर्वरक दिया है और उसमें उस तत्व की कितनी मात्रा है, और यहां पर आ जाएगा इनटू 100। अब इसमें साथ में अगर आप कर सकते हो तो यहां पर जो क्षेत्रफल दिया हुआ है उसको भी साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप जैसे मान लो कि दूसरी मात्रा निकाल रहे हो, डीएपी की मात्रा निकाल रहे हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, उसको बाद में देखना है कि उस कितनी मात्रा, वो कितने क्षेत्रफल के लिए पूछ रहा है। अब जैसे मान लो कि यहाँ एग्जाम्पल है, यहाँ पर उसने दिया है अपने को यूरिया, दोनों से निकाल लेंगे, अमोनियम सल्फेट से भी निकाल लेते हैं, यूरिया से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने यहाँ पे, अब दी जाने वाली मात्रा है आपके 100 किलोग्राम, दी जाने वाली मात्रा 100 किलोग्राम है। इसके बाद में अब दिया कौन सा है, सबसे पहले जैसे मान लो कि अपन बात करते हैं यूरिया की निकालते हैं, तो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन कितना होता है, 46%। तो अपन क्या करेंगे, 46 का भाग, क्योंकि उर्वरक में तत्वों की मात्रा, और गुणा 100। अब यहां पर आपकी जो मात्रा आएगी वो आ जाएगी 217 किलोग्राम। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 217 किलोग्राम। ये तो अपने डायरेक्टली किससे आ गया, ये आया यूरिया की। यही चीज अगर अपने को अमोनियम सल्फेट की मात्रा पूछी जाती है, किसान ने, उसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया कि किसान अमोनियम सल्फेट के द्वारा नाइट्रोजन देना चाहता है और नाइट्रोजन की दर क्या है, 100 किलोग्राम है, तो अमोनियम सल्फेट की मात्रा बताइए। तो अमोनियम सल्फेट की मात्रा के अंदर देना कितना है, 100 किलोग्राम इंटू 100, और अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कितना होता है, 20%। तो यहां पर आपको क्या कर देना है, 20 का भाग दे देना है, और ये मात्रा आपकी आएगी वो कितनी आ जाएगी,
500 किलोग्राम। तो अमोनियम सल्फेट की मात्रा कितनी आई आपके 500 किलोग्राम। किसी भी उर्वरक की पूछी जाती है सिंपली, चाहे वो आपके नाइट्रोजीनियस हो, फास्फेटिक हो या पोटेशियम वाला हो, सभी के अंदर इसी फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। अब एक आपके आता है डीएपी। अगर डीएपी उर्वरक साथ में दिया हुआ हो, उस केस में आपको क्या करना है कि पहले डीएपी की मात्रा निकालनी होती है, और वो भी फास्फोरस के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन दूसरा अगर उर्वरक दिया हुआ है डीएपी के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों होता है, उस केस में क्या करना है, तो सिंपली फॉर्मूला यही रहेगा। लेकिन पहले अपने को निकालना किसका है, पहले अपन निकाल लेंगे डीएपी की मात्रा। जैसे अगर अपने को पूछा जाता है, तो यहां पर अगर डीएपी उर्वरक दिया हुआ है और उसने यहां पर ये कह दिया कि एक तो उर्वरक डीएपी है और दूसरा जैसे मान लो कि आपका अमोनियम सल्फेट है, ये दोनों उर्वरक है, इससे आपको निकालना है। अब आपके पास में नाइट्रोजन कितना देना है, 100 देना है, और जैसे मान लो कि जो फास्फोरस है वो देना है आपको 92 kg फास्फोरस, ये देना है। अभी इस केस में अपने को क्या करना है, एक तो उर्वरक डीएपी है और दूसरा है आपके अमोनियम सल्फेट। अब इस केस में पहले आपको डीएपी की मात्रा, क्योंकि अमोनियम सल्फेट की निकाल लेंगे तो नाइट्रोजन पूरा अमोनियम सल्फेट के द्वारा लग जाएगा, फिर डीएपी से जो नाइट्रोजन लगेगा वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहां पर पहले मात्रा किसकी निकालनी है, डीएपी की। अब डीएपी की मात्रा उसी तरीके से निकालनी है, तो यहां पर अगर डीएपी की मात्रा निकालते हैं तो डीएपी की मात्रा में देना कितना है, फास्फोरस कितना देना है, डीएपी के द्वारा क्या दे रहे हैं, फास्फोरस। तो फास्फोरस आपको कितना देना है, 92 देना है, गुना आपके 100 आ जाएगा। और आपके डीएपी में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है, तो डीएपी में फास्फोरस कितना होता है, 46% होता है। तो इस केस में आपके क्या आ जाएगा, 46। और यहां पर जो आपके आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा आपके 200 किलोग्राम। अब आपका डीएपी कितना आ गया, 200 किलोग्राम आ गया। अब डीएपी के आपने डीएपी दिया, डीएपी के द्वारा 200 किलोग्राम डीएपी से आपको जो फास्फोरस मिला वो 92 किलोग्राम मिल गया। लेकिन आपने जो 200 किलोग्राम दिया वो 200 किलोग्राम के साथ में आपके नाइट्रोजन भी लगा है, क्योंकि उसके अंदर 18% नाइट्रोजन भी होता है। अब जो 18 पहले आपको क्या करना है, देना किसके द्वारा है, अमोनियम सल्फेट से देना है। लेकिन अपने करना क्या है कि जो नाइट्रोजन किसके द्वारा दे चुके, अपन डीएपी के द्वारा दे चुके, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, डीएपी द्वारा दी गई नाइट्रोजन की मात्रा, तो यहां पर कैसे निकालेंगे, ये चीज अपने को निकालनी है। तो यहां पर सिंपली क्या आ जाएगा, अगर अपने 100 किलोग्राम अपन डीएपी दे रहे हैं तो उससे अपने को नाइट्रोजन कितना मिल रहा है, 100 किलोग्राम डीएपी। अब 100 किलोग्राम डीएपी दे रहे हैं, उस केस में अपने को नाइट्रोजन मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है, 18, क्योंकि 18% है, तो यहां पर आ जाएगा 18। फिर उसके बाद में अगर 1 देते हैं तो 18/100, और आपने दे कितना दिया है, 200 दिया है, 200 किलोग्राम, तो आपके क्या आ जाएगा, 18/100 गुणा 200। और इस केस में आपने जो नाइट्रोजन डीएपी के द्वारा दिया वो कितना आ जाएगा, आपके 36 किलोग्राम नाइट्रोजन आप डीएपी के द्वारा दे चुके। अगर डीएपी के द्वारा आपने 36 किलोग्राम नाइट्रोजन दिया है, उस केस में आपके टोटल कितना देना था, 100 किलोग्राम। तो अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे यहां पर कौन सा है, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट से दी जाने वाली नाइट्रोजन की मात्रा तो कैसे निकालेंगे, देनी कितनी थी 100, आपने दे दी कितनी 36, यानी कि आप 36 किलोग्राम तो दे चुके हो। इस केस में आपके पास में कितना बच गया, 64 किलोग्राम जो देना है वो किसके द्वारा देना है, अमोनियम सल्फेट से देना है। अब अमोनियम सल्फेट की मात्रा निकालनी है, सिंपल वही फॉर्मूला है, आपको जितना देना है और 64 आपको देना है, गुणा 100, अमोनियम सल्फेट में कितना होता है 20, तो आप क्या कर लोगे 64 से आप उसकी मात्रा निकाल लोगे, और वो किसके द्वारा दी, अमोनियम सल्फेट के द्वारा। तो यहाँ पर डीएपी की मात्रा पहले निकालनी है जब आपके संयुक्त उर्वरक आता है। संयुक्त उर्वरक नहीं आता है तो सिंपली आप क्या करोगे, इसके द्वारा उर्वरक की मात्रा निकाल सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब अभी एक
टर्म आई थी संयुक्त उर्वरक। उर्वरकों में एक कई बार पूछा जाता है कि जटिल उर्वरक किसको कहा जाता है और संयुक्त उर्वरक किसको कहा जाता है या जटिल किसको कहेंगे, एकल कौन सा होता है। तो ये टर्म्स मैं आपको बता देता हूं। एक आता है आपके एकल उर्वरक, फिर दूसरा आता है संयुक्त या जटिल, और एक आ जाता है आपके मिश्रित। देखो, एकल उर्वरक का अर्थ होता है एक ही प्राथमिक पोषक तत्व हो। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं यूरिया, यूरिया से नाइट्रोजन प्राथमिक पोषक तत्व प्रदान होता है। अगर म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करते हैं तो उससे आपको पोटेशियम मिलता है। तो वे उर्वरक जिनके द्वारा एक ही प्राथमिक पोषक तत्व प्राप्त होता है वो एकल होते हैं। अब बात आती है जटिल। जटिल में आपके दो या दो से अधिक या तीनों भी हो सकते हैं। तो जब बात आ गई दो या अधिक, या मिश्रित में भी दो या अधिक, क्योंकि जैसे मान लो कि मिश्रित की बात करते हैं उसके अंदर हो सकता है आपने 1:2:1 का मिश्रित उर्वरक तैयार किया हो, तो उस केस में आपके दो से अधिक। लेकिन यहां पर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब आप मिश्रित की करते हैं यहां पर भी वही चीज आएगी, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है भौतिक मिश्रण। दो या अधिक उर्वरकों का भौतिक मिश्रण होता है वो आपके मिश्रित उर्वरक कहलाता है। लेकिन जो रासायनिक रूप से संयुक्त होता है, रासायनिक रूप से संयुक्त, जैसे अगर बात करते हैं आप तो डीएपी की आपने बात की, डीएपी कौन सा उर्वरक होगा, आपके संयुक्त उर्वरक होगा। अब डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों होती है, और नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों रासायनिक रूप से संयुक्त है। लेकिन जैसे मान लो कि यहाँ पर तीन उर्वरकों का आपने कोई भौतिक मिश्रण बना लिया, उस भौतिक मिश्रण के अंदर आपने तीन उर्वरक मिलाए हैं, भौतिक मिश्रण किया है आपने, फिजिकली मिक्स किया है, तो उसको आप क्या कहोगे, मिश्रित। और जो रासायनिक रूप से संयुक्त है उसको अपन कह देंगे संयुक्त या जटिल उर्वरक कहा जाता है। इसके बाद में आता है एक आपके आता है उच्च विश्लेषक, और एक आता है आपके निम्न विश्लेषक। सिंपल है, जब आपके कोई भी प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा 25% से ज्यादा हो तो वो तो हो जाएगा आपका उच्च विश्लेषक, और जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा 25% से कम हो वो हो जाएगा निम्न विश्लेषक। और इसका एग्जांपल सिंपल जो भी है आपके सारे उर्वरकों के अंदर, जैसे अगर अपन यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया कौन सा हो गया, उच्च विश्लेषक। डीएपी कौन सा हो गया, उच्च विश्लेषक। एमओपी कौन सा हो गया, उच्च विश्लेषक। जितने भी उर्वरक जिनके अंदर प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा 25% से ज्यादा पाई जाती है वो सारे के सारे उच्च विश्लेषक होते हैं, और जिनमें 25% से कम होती है वो सारे के सारे निम्न विश्लेषक होते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल की बात करते हैं सिंगल सुपरफास्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये सारे हम सिंगल सुपरफास्फेट में 16% फास्फोरस होता है तो 25% से कम है तो निम्न विश्लेषक। अमोनियम सल्फेट में अभी अपन ने देखा था उसके अंदर 20% नाइट्रोजन होता है तो यहां पर ये कौन सा हो जाएगा, निम्न विश्लेषक। तो उच्च विश्लेषक जिनमें प्राथमिक पोषक तत्वों की 25% ज्यादा मात्रा पाई जाती है वो उच्च विश्लेषक, और जिनमें 25% से कम होती है वो निम्न विश्लेषक उर्वरक कहलाते हैं। इसके बाद आता है आपके जैव उर्वरक। जैव उर्वरक की बात करते हैं तो जैव उर्वरक अभी अपनी बात की थी, वे जीव या सूक्ष्म जीव जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं वो जैव उर्वरक कहलाते हैं। अपने यहाँ जैव उर्वरक इनका क्लासिफिकेशन पर देखते हैं तो क्लासिफिकेशन के अंदर पहला आ जाता है आपके नाइट्रोजनीय जैव उर्वरक। नाइट्रोजनीय जैव उर्वरक, अब नाइट्रोजनी जो नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, नाइट्रोजनीय जैव उर्वरकों को अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक आता है आपके सहजीवी और दूसरा होता है आपके मुक्त जीवी। क्लियर। सहजीवी, सहजीवी का अर्थ होता है सिम्बायोटिक, यानी कि जो एक दूसरे को सहायता करते हो उनको सहजीवी कहेंगे। दो जीव एक दूसरे के पूरक हों तो सहजीवी। यहां पर सहजीवी के अंदर आप क्या जाता है, राइजोबियम।
सहजीवन के अंदर आपके क्या आ जाएगा, राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु ये किसमें पाया जाता है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। दलहनी पौधों की जड़ों के अंदर राइजोबियम जीवाणु होता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। क्या काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मैंने बताया था आपको, डिस्कस हुआ था पिछली क्लास के अंदर, जिसमें अपन ने डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मोलिब्डेनम तत्व आवश्यक है। तो तत्व पूछा जाता है तो मोलिब्डेनम हो जाएगा। एक आता है आपके जीन, तो जीन आ जाता है आपके निफ जीन, तो आपके क्या आ जाएगा, निफ जीन नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आवश्यक होता है। और राइजोबियम की अलग अलग प्रजातियां होती है, राइजोबियम की अलग अलग प्रजातियां होगी, उन प्रजातियों की बात करते हैं। प्रजातियों के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर आ जाएगा आपके सबसे पहले राइजोबियम जपोनिकम, इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है आपके राइजोबियम ल्यूपिनी, राइजोबियम ट्राइफोली, राइजोबियम फेसियोली, राइजोबियम मेलिलोटी और राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। सबसे पहले राइजोबियम जपोनिकम आ जाएगा, तो जपोनिकम प्रजाति है वो सोयाबीन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद में आता है ल्यूपिनी, ये कोई नहीं पूछेगा ये, क्योंकि इसमें डायरेक्टली है आपके आ रहा है ल्यूपिन ट्राइफोली, ये किसमें काम में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो आपके यहाँ पर ध्यान रखना है, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम किसका नाम होता है, बर्सिम, तो यहाँ पर आ जाएगा बर्सिम। इसके बाद में आपके आता है फेसियोली, फेसियोलस वल्गेरिस, तो आ जाएगा आपके सेम। फिर इसके बाद में आता है मेलिलोटी, यहाँ पर आ जाएगा आपके रिजका सेंजी मेथी। इसके बाद में लेग्यूमिनोसेरम, ये आपके मटर हो जाएगा, चना हो जाएगा, जो बाकी की क्रॉप्स बचती हैं उनके अंदर ये राइजोबियम की प्रजातियां हो गई, तो राइजोबियम। इसके बाद में बात करते हैं अपन मुक्त जीवी, तो मुक्त जीवी के अंदर अपन यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एजिटोबैक्टर, फिर आता है आपके एजोस्पाइरलम, एजिटोबैक्टर आ जाता है, एजोस्पाइरलम आ जाता है। तो यहाँ पर एजिटोबैक्टर का ध्यान रखना है। वैसे अनाज वाली फसलें, और अगर पूछा जाता है तो ये मोस्टली किस में आता है, आपके गेहूं के अंदर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एजिटोबैक्टर अनाज वाली फसलों के लिए है, लेकिन अनाज वाली फसलों के अंदर अगर आपको गेहूं पूछा जाता है तो क्या करना है, एजिटोबैक्टर। एजोस्पाइरलम ये आपके अनाज और सब्जियां दोनों के लिए है, लेकिन इसका क्वेश्चन आता है तो आपके जवार या बाजरा का पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, जवार और बाजरा के लिए आपको कौन सा ऑप्शन करना है, एजोस्पाइरलम। तो एजोस्पाइरलम ये भी अनाज वाली है, लेकिन ज्वार के लिए आपको एजोस्पाइरलम करना है और गेहूं के लिए एजिटोबैक्टर करना है। इसके बाद में आता है आपके फास्फोरस वाले, इसके हाँ नाइट्रोजन वाले, एक आपके क्या रह गया, एजोला, ये भी नाइट्रोजनियस है, तो एजोला हो गया। और एक आता है आपके बीजीए नील हरित शैवाल, तो एजोला और नील हरित शैवाल ये दोनों ही किसमें होते हैं, धान में काम में लिए जाते हैं। जो आपका राइजोबियम है, एजोस्पाइरलम है, एजिटोबैक्टर है, वो सीड ट्रीटमेंट के लिए था, और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, सीधा फील्ड के अंदर किया जाता है, जब रोपाई के 7 दिन बाद करते हैं, जब खेत के अंदर पानी भरा हुआ हो और धान के खेत में इनका प्रयोग किया जाता है। एनाबिना, नोस्टोक और आपके पिनाटा, ये आपके इसकी प्रजातियां हैं, ये ध्यान रखना है, बीजीए और एजोला। इसके बाद में आता है आपके फास्फोरस वाले, फास्फोरस वाले जैव उर्वरक, उनको भी दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक हो जाते हैं आपके घोलक और दूसरे होते हैं अवशोषक। तो घोलक के अंदर सिंपली जो होता है उसी का नाम आ जाता है, जैसे फास्फेट, सोल्यूबिलाइजिंग और बैक्टीरिया है तो
बी बैक्टीरिया, जीवाणु। तो फास्फोरस गोलक जीवाणु। फिर आता है फास्फोरस गोलक एक्टिनोमाइसिटीज और फास्फोरस गोलक फंजाई यानी कि कवक। फास्फोरस गोलक कवक बैक्टीरिया है आपके बैसिलस और सूडोमोनास। यहां पर जो एक्टिनोमाइसिटीज है उसका नाम आ जाएगा आपके स्ट्रेप्टोमाइसिस, और जो आपके कवक है फास्फोरस गोलक कवक का नाम है वो हो जाएगा एस्परजिलस। एस्परजिलस। इसके बाद में जो दूसरा ग्रुप है फास्फोरस वालों का वो आ जाता है आपके अवशोषक एब्जॉर्बर, और ये है आपके माइकोराइजा। माइकोराइजा, यहां पर माइको कवक और राइजा ये राइजोस्फीयर यानी कि मूल। तो कभी कभी जो माइकोराइजा है उसको कवक मूल भी कहा जाता है, और ये उच्च पादपों की जड़ों में पाया जाता है, और इसीलिए इसको कहा जाता है उच्च पादप। जो क्वेश्चन आता है उच्च पादप व कवकों का सहजीवन का उदाहरण है, क्योंकि ये जो कवक है ये कवक, इसका एग्जाम्पल है आपके VAM वेस्कुलर, आर्बोस्कुलर, माइकोराइजा। अब यहां पर ये जो कवक है ये उच्च पादपों की जड़ों के अंदर पाया जाता है, और वहां से अपने कवक तंतुओं के द्वारा ये क्या करता है फास्फोरस को अवशोषित करता है, और फास्फोरस को अवशोषित करके मूल के अंदर जड़ में ले जाता है, और वो आपके फास्फोरस उच्च पादपों को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसको उच्च पादप व कवकों का सहजीवन कहा जाता है। ये हो गए आपके फास्फोरस वाले जैव उर्वरक। तो जैव उर्वरक हुए, जैव उर्वरकों के पहले आपके खाद उर्वरक और जैव उर्वरक, तीनों चीजें हो गई। ये था अपना खाद एवं उर्वरक का पोर्शन। इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो अपने डिस्कस किए, और जहां पर भी जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको समझाया। तो खाद उर्वरक और जैव उर्वरक ये तीनों पोर्शन आप अच्छे से देख लेना। इसमें से इंपॉर्टेंट जैव उर्वरक का क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद में उर्वरकों के अंदर उर्वरकों में आपकी उर्वरक की मात्रा निकालना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव उर्वरकों की, जैव उर्वरकों के अंदर राइजोबियम की प्रजाति पूछी जा सकती है, किसी भी क्रॉप के लिए जैव उर्वरक पूछा जा सकता है, और उर्वरकों के अंदर उर्वरक की मात्रा निकालना पूछा जा सकता है। और खादों के अंदर आपके कोई भी हरी खाद के लिए फसल पूछी जा सकती है, या कोई भी कार्बनिक खाद्य है उसके अंदर कंपोस्ट के अंदर पोषक तत्व या कंपोस्ट की विधियों के बारे में पूछा जा सकता है। अभी के लिए इतना ही, और अगली क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे बीज और सिंचाई। धन्यवाद। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation. With lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link. For quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.